नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, वनली निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में यूपी, बिहार, राजस्थान सहित अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। चाहे राजनीतिक मुद्दा हो या भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई खबर हो, भर्तियों से संबंधित कोई खबर हो, या बेरोजगारी का कोई आंकड़ा हो, या रोजगार संबंधित कोई खबर हो, या आम जनता का मुद्दा हो, या बेरोजगारों का मुद्दा हो, हर एक खबर आप तक पहुंचाई जाती है, सही रूप में दिखाई जाती है, निष्पक्ष तरीके से दिखाई जाती है, जिससे आपको सही जानकारी मिल सके, आप गुमराह ना हो। आज की इस वीडियो में जो भी खबर मैं आपको दूंगा, सही और सटीक दूंगा, हमेशा देता आया हूं। वीडियो को आप पूरा देखेंगे, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी और आपको गोदी मीडिया से बचना है। एक महत्वपूर्ण खबर है ओपीएस को लेकर और एनपीएस को लेकर। ओपीएस क्या है? पुरानी पेंशन योजना। एनपीएस क्या है? नई पेंशन योजना। अब नई पेंशन योजना बेस्ट है या पुरानी पेंशन योजना बेस्ट है? जैसा कि अखिलेश यादव ने घोषणा भी किया है कि पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, लेकिन वर्तमान सरकार के सचिव कह रहे हैं कि नहीं, नई पेंशन योजना बहुत अच्छी है। क्या क्या लाभ है उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति का कथन सुनाना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा है? रघुराम राजन, पूर्व गवर्नर आरबीआई, बहुत ही योगी व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है और सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए, क्योंकि नई पेंशन योजना सीमित है और सेवानिवृत्ति के बाद कोई गारंटी नहीं देता है। यानी कि जो नई पेंशन योजना है, सेवानिवृत्ति के बाद कोई गारंटी नहीं देता है, बल्कि पुरानी पेंशन योजना आपके मरने तक गारंटी होती है। आप नहीं रहते हैं तो आपकी फैमिली को पेंशन मिलती है, इसकी गारंटी होती है। बातों को समझिएगा। तो आप बताइए कि आपको परिवार सुखी रहना चाहिए, यह जरूरी है कि आपका परिवार न सुखी रहे, यह जरूरी है। तो पुरानी पेंशन योजना सही है, सबसे बेस्ट है, बल्कि नई पेंशन योजना में कोई गारंटी नहीं है, सही नहीं है। अब सचिव जी इस पर क्या कहते हैं? वर्तमान सरकार के, बीजेपी सरकार के, क्योंकि अटल बिहारी जी के शासनकाल में पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म हुई थी। अब उनका क्या कहना है, किस तरह से नई पेंशन योजना के बारे में बता रहे, अभी मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण खबर है रीट परीक्षा को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा, रीट अभ्यर्थियों ने मांग की है कि जो 32,000 पद है उसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया जाए। क्या 50,000 पद होंगे? मैं आपको बता दूं कि रीट अभ्यर्थी मिले मंत्री हेमाराम चौधरी से। मंत्री के आवास पर किया घेराव, रीट के पद बढ़ाने की मांग। मंत्री हेमाराम चौधरी ने शिक्षा मंत्री से फोन पर की वार्ता, अभ्यर्थियों को पद बढ़ाने को लेकर किया आश्वस्त। राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, बाड़मेर की खबर है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, पद तो बढ़ाने की कोई गारंटी नहीं है। आश्वासन भले ही दिया गया हो, लेकिन पद बढ़ाने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक रीट परीक्षा और होगी और 2023 में आपको एक और भर्ती देखने को मिलेगी, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर बेरोजगारी को लेकर है। बेरोजगारी के कारण खुदकुशी करने वालों की संख्या यहाँ पर बताई गई है। आपको बता दें, आपके जहन में भी सवाल होगा कि भूल सुधार क्यों लिखा हुआ है। एबीपी न्यूज़ के द्वारा अभी हाल ही में एक ग्राफ दिखाया गया था, जिसमें ग्राफ नीचे की तरफ बना दिया गया इस तरह, और यहाँ पर 3,548 लिखा हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ वह ग्राफ गलत था, इसलिए एबीपी न्यूज़ के द्वारा पुनः ग्राफ दिखाया गया है, जिसमें बढ़ता हुआ ग्राफ दिखाया गया है। ये 2018, 19 और 20 के आंकड़े हैं, नीचे आप देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 2018 में बेरोजगारी के कारण खुदकुशी करने वालों की संख्या इतनी है, 2019 में इतनी है, और 2020 में 3,548 हो गई। यानी कि लगातार बढ़ोतरी दिखाई गई है। बढ़ोतरी क्यों हो रही है? वास्तव में देश में बेरोजगारी चरम पर है। बीजेपी शासित राज्य में जो आंकड़े कम दिखाए जा रहे हैं, वैसे हरियाणा को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े कम दिखाए जा रहे हैं, आंकड़े इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि मनरेगा में कोरोना महामारी के दौरान जो काम दिए गए थे उसको भी ऐड किया गया है। लेकिन मनरेगा का काम 365 दिन का नहीं है। आप मनरेगा में काम करके 365 दिन भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं
कि बेरोजगारी घटाने का सही तरीका सरकार के द्वारा खोजा गया कि मनरेगा वाला ऐड कर दो और बेरोजगारी के आंकड़े कम हो जाएंगे, लेकिन वह जीवन यापन और 365 दिन की गारंटी नहीं है। तो आपको उस आंकड़े पर विश्वास नहीं करना, मैं नहीं करता हूं, आप करें या ना करें। यहाँ पर देखिए, इनके बारे में भली भांति जानते होंगे, इन्होंने भूल सुधार किया है और दोबारा एबीपी न्यूज़ पर इस ग्राफ को चलाया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बेरोजगारी भारत में चरम पर है और बेरोजगारी के कारण खुदकुशी करने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अभी 2021 का आंकड़ा नहीं बताया गया है। अगली अपडेट है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है समाजवादी पार्टी के संकल्प, और यह खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है यह समाजवादी पार्टी के द्वारा जारी किया गया है और इसमें नई शिक्षक भर्ती के संबंध में जिक्र नहीं है, सरकारी नौकरी के संबंध में जिक्र नहीं है। आखिरकार यह क्यों वायरल हो रहा है, इसकी सच्चाई क्या है? तो मैं आपको बता दूं, यह घोषणा पत्र सही है, लेकिन इसमें अभी बहुत कुछ ऐड होगा। इसमें अभी बहुत कुछ ऐड होगा। जब जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया कल, उसके बाद यह जारी किया गया है। और मैं आपको बता दूं, इसमें अभी बहुत कुछ ऐड होगा, यह फाइनल घोषणा पत्र नहीं है। इसमें बताया गया है कि सपा सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री, प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी, 15 दिनों में गन्ने का भुगतान किया जाएगा, किसानों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, समाजवादी पेंशन को फिर से शुरू किया जाएगा, जिसके तहत प्रति वर्ष 18,000 रुपये गरीब वृद्धों, जरूरतमंद महिलाओं एवं बीपीएल परिवार को दिया जाएगा। 2012 से 17 तक हमने 55 लाख परिवारों को समाजवादी पेंशन दी है, बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। तो यह पहले उन्होंने किया है। 18 लाख लैपटॉप इन्होंने पहले दिया है, आगे भी सरकार बनने पर देंगे। सपा सरकार बनने पर किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को 25-25 लाख रुपए आर्थिक मदद और उनके सम्मान में किसान स्मारक बनाया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है। सांड के हमले से जो लोग मारे जाएंगे या मारे गए हैं, भविष्य में ऐसी घटनाएं हो सकती, भगवान ना करे हों, उन्हें 5 लाख रुपए दिया जाएगा। आईटी क्षेत्र में 22 लाख रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा, जो कि एनपीएस और ओपीएस के बारे में चर्चा कर रहा था अभी मैं शुरू में। अभी मैं आपको एनपीएस के बारे में बताना चाहता हूं, जो वर्तमान सरकार के सचिव जी कह रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। और यह भारतीय सम्मान को दोबारा शुरू किया जाएगा। नगर स्तर पर अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को नगर भारतीय सम्मान दिया जाएगा। यह फाइनल नहीं है, यह फाइनल संकल्प पत्र नहीं है, अभी इसमें ऐड होगा, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती की हवा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बीजेपी का संकल्प पत्र यानी कि घोषणा पत्र, सपा का घोषणा पत्र, बसपा का घोषणा पत्र और कांग्रेस का घोषणा पत्र का मिलान किया जाएगा, आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र का मिलान किया जाएगा। जिसका घोषणा पत्र सबसे बेहतर होगा उसी को युवा समर्थन करेगा, उसी को आम जनता समर्थन करेगा। तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा। यह बात सही है, यह घोषणा पत्र है और समाजवादी पार्टी आरएलडी का है। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है यह घोषणा पत्र में रहने वाला है। इसमें कुछ और परिवर्तन होगा, इसमें कुछ और ऐड किया जाएगा, अभी आपको इंतजार करना है। अगली अपडेट है कोरोना के एक और वेरिएंट को लेकर, जो कि दस्तक दे चुका है। आपको बता दें, वैज्ञानिकों ने बताया है कि कोविड दुनिया में कोरोना वायरस से पहले संक्रमित हो चुके या कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस कम होते टीका लेने के बाद भी लोग दिख रहे हैं। तो एक और वेरिएंट ने चिंताएं बढ़ा दी है। कोविड के न्यूको वेरिएंट को घातक बताया जा रहा है। चीन के वुहान के वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है कि कोविड का न्यूको वेरिएंट पिछले सभी वेरिएंट से अधिक घातक हो सकता है। न्यूको और पीडीएफ 2180 को एंट्री से लोग संक्रमित हो सकते हैं। तो एक और वेरिएंट जल्द ही दस्तक दे सकता है, ऐसी उम्मीदें हैं। फिलहाल होना तो बहुत अच्छी बात है, चिंता का विषय है। अगर ऐसा होता है तो घातक सिद्ध हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण खबर आरआरबी को लेकर आपको बता दें, आरआरबी पटना व मुजफ्फरपुर ने बताया इस मामले को बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा।
रेलवे के अभ्यर्थियों व शिक्षकों ने दर्ज कराई अपनी आपत्ति। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ CBT2 की परीक्षा नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। अगर होगी तो हंगामा हो जाएगा। साथ साथ 4 मार्च का समय इसलिए दिया गया क्योंकि चुनाव है, इसका चुनाव पर बुरा असर पड़ सकता है और सरकार के विपरीत वोट पड़ सकता है, या मेरा मानना है, इसलिए 4 मार्च तक का समय दिया गया है। तो फिलहाल अभी आपको आपत्ति दर्ज करनी है, आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। 4 मार्च को सब कुछ रिपोर्ट आएगा, उसके बाद फाइनल डिसीजन 10 मार्च के बाद किया जाएगा, क्योंकि 5 राज्यों में 10 मार्च की को काउंटिंग है। अगली अपडेट है संपत्ति को लेकर। लोग कहते हैं कि कांग्रेस बहुत भ्रष्ट थी, 70 साल में लूट लिया, और ये नहीं बताते हैं कि 70 साल में और भी शासनकाल थी, भाजपा का भी शासनकाल था, उसको ऐड नहीं किया जाता है। इसलिए कहता हूं कि अंधभक्तों से ज़रा दूर रहिएगा। मायावती जी कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम प्रचार कैसे करेंगे, उतना धन मेरे पास नहीं है। तो मैं एक आंकड़ा आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें सपा का जिक्र ही नहीं है, मतलब सपा सबसे पीछे है। यहाँ पर लिखा हो कि भाजपा सबसे अमीर पार्टी है, और आपको बता दें भाजपा की जो संपत्ति है 4,847 करोड़। उसके बाद बसपा की संपत्ति है 698 करोड़ दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जो है कांग्रेस है 588 करोड़। सपा क्षेत्रीय दलों में सबसे अमीर 563.67 करोड़ की संपत्ति बताई है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो 698 करोड़ और 563 करोड़ और 588 करोड़ और 4,847, यानी कि सबसे नीचे चौथे स्थान पर सपा है। और आपको यह भी जानना जरूरी है कि अगर कांग्रेस इतना भ्रष्टाचार में लिप्त थी, अगर कांग्रेस इतना भ्रष्ट थी, दुनिया को देश को लूट लिया, सब कुछ अपने अंडर में कर लिया, तो कांग्रेस की संपत्ति 588 करोड़ क्यों है और भाजपा के पास 4,847 करोड़ क्यों है? जबकि लोग बताते हैं, जैसा कि अंधभक्त कहते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया, तो 70 साल कांग्रेस ने राज किया तो उसकी संपत्ति मात्र 588 करोड़ है, और बीजेपी ने 7 साल राज्य किया तो 4,847 करोड़ है। ऐसा क्यों? इसका रीजन सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूं कि जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं वह पूर्णतः सत्य है। अमर उजाला के समाचार पत्र में आप इसे पढ़ सकते हैं। 6,988.57 करोड़ की कुल संपत्ति है देश की 7 राष्ट्रीय पार्टियों के पास। सबसे ज़्यादा और सबसे अमीर ADR की रिपोर्ट कहती है कि भाजपा के पास 4,847 करोड़, जो कि सबसे ईमानदार पार्टी अंधभक्त कहते हैं, सबसे अच्छी पार्टी है। और सबसे भ्रष्ट पार्टी है कांग्रेस, जिसको अंधभक्त बोलते हैं कि 70 साल में बर्बाद कर दिया, तो 588 करोड़ कांग्रेस के पास है। और दूसरे नंबर पर है 698 करोड़ के साथ बसपा। तो भाजपा, बसपा, कांग्रेस, उसके बाद सपा। आप सोच लीजिए कि 7 साल में 4,847 करोड़ की संपत्ति, और 70 साल में जो चर्चाएं होती है मात्र कांग्रेस के पास 588 करोड़ की संपत्ति। आप लोग डिसाइड करिए क्या है ये ADR की रिपोर्ट कहती है। अगली अपडेट है रेलवे भर्ती बोर्ड पर गरजे वरुण गांधी। सांसद वरुण गांधी का ट्वीट, विकराल हो रहे हालत। RRB, NTPC और ग्रुप डी की भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों द्वारा किए गए बवाल के बीच पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट किया है अभ्यर्थियों का एक वीडियो शेयर करते हुए हालत विकराल होने और इससे मुंह मोड़ना कपास से आग को ढकने जैसा बताया। सरकार के रवैये पर हमेशा मुखर रहने वाले सांसद वरुण गांधी ने इस मुद्दे पर भी युवाओं के हक की बात कही है। इससे पहले वह किसानों के मुद्दे पर भी ट्वीट करके चर्चा में आए थे। नौजवानों के रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, देश में आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है, स्थिति विकराल होती जा रही है। तो बहुत ही अच्छी बात है, युवाओं का समर्थन कर रहे हैं, यह सबसे अच्छी बात है। UPTET को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। UPTET का मामला कोर्ट में पहुंच चुका, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कोर्ट में पहुंचे UPTET की उत्तरमाला के 3 उत्तर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने कहा था कि 3 से 4 नंबर आपके बढ़ सकते हैं।
पिछला वीडियो उठाकर देख लीजिए, क्योंकि सच को सच कहता हूं, झूठ को झूठ कहता हूं, न पक्ष न विपक्ष, वल्ली निष्पक्ष। आपत्ति का जिक्र मैंने नहीं किया था, मैंने कहा था कि आपके 3 से 4 नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि 2017 के जो विवादित प्रश्न थे वह 2022 में शामिल कर लिए गए। तो 3 से 4 नंबर अगर आपके बढ़ेंगे तो जिसका 86-87 से रुका होगा, यानी कि 86-87 पर पहुंचे होंगे, 3-4 नंबर से रुका होगा, उनका कल्याण हो जाएगा। मेरे द्वारा कल भी बोला गया, इसके पहले भी बोला गया था, क्योंकि मैं जानकारी कलेक्ट करने के बाद देता हूं। आपत्ति वैसे 8 क्वेश्चनों पर की गई है, 8 क्वेश्चनों पर, लेकिन 3 से 4 आपके बढ़ेंगे, इतना मेरा मानना है। आगे कोई अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वैसे कोर्ट में मामला पहुंचा है, आगे अपडेट के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर। यूपी बोर्ड की समय सारणी मार्च में की जाएगी जारी, नई सरकार की गठन के बाद। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 मार्च के बाद ही समय सारणी जारी होगी। 27,83,742 छात्र छात्राएं हाई स्कूल में हैं और 23,91,841 विद्यार्थी इंटरमीडिएट परीक्षा में होंगे सम्मिलित। एक और महत्वपूर्ण खबर है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती आयोगों की कार्यप्रणाली की होगी समीक्षा। 18,922 को दी नौकरी, 19,801 की भर्ती जारी। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें लेखपाल का जिक्र है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का जिक्र है, इत्यादि बातों का जिक्र किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों के बारे में भी जिक्र किया गया है। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अगर हम बात करें तो जो 9,212 पद निकाले गए हैं एएनएम के, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के, और 2,504 अनुदेशक और 8,085 लेखपाल के दिखाए गए हैं। इन सभी को अगर हम मिला लें और बात करें तो भर्तियां कब तक कंप्लीट होगी, आपके जहन में एक सवाल है। तो पहली बात, मई और जून तक इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, मई जून तक, अभी तैयारी यही है। यह भर्ती कंप्लीट होगी अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, लक्ष्य रखा गया, आगे भी बढ़ सकता है। अक्टूबर नवंबर तक यह परीक्षा भर्ती कंप्लीट करने की तैयारी है। अब देखो हो पाती है या नहीं। साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें तो मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र राज्य लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। दोनों ही आयोगों से पिछले 5 वर्ष में किए गए कार्यों व उपलब्धियों की रिपोर्ट तलब की गई है। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव ने 1 फरवरी को दोनों ही आयोग की समीक्षा कार्यक्रम तय किया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एलटी की भर्ती आनी है, निजी सचिव की भर्ती आनी है, सभी भर्तियां पेंडिंग है। पेंडिंग कब तक रहेंगी तो मैं आपको बता दूं, नए भर्ती परीक्षा कैलेंडर में जिक्र नहीं किया गया। एक संशोधित भर्ती परीक्षा कैलेंडर आपको अप्रैल मई तक देखने को मिल सकता है। एक और महत्वपूर्ण खबर है नई पेंशन को लेकर। जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि पुरानी पेंशन अच्छी है या नई पेंशन, अभी मैंने रघुराम राजन का भी एक पोस्ट दिखाया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पुरानी पेंशन सबसे अच्छी होती है, क्योंकि नई पेंशन में गारंटी नहीं होती है। यहाँ पर नई पेंशन के ज़्यादा लाभ बताए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि पुरानी व नई पेंशन लाभों की तुलना में चार्ट के साथ हम समझाएं, उसे आप लोग देखिए। तो सचिव द्वारा जो बताया जा रहा है कि नई पेंशन सबसे बेस्ट है, पुरानी पेंशन भी बेस्ट है, तो सचिव जी की बातों को मैं इग्नोर करता हूँ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि नई पेंशन योजना में वह लाभ नहीं है जितनी पुरानी पेंशन योजना में है। यह सुविधादायक है, आप नहीं तो आपके परिवार को पेंशन मिलेगा। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बीजेपी अखिलेश यादव के काट को झूठने में लगी हुई है कि अखिलेश यादव ने जो ओपीएस का जिक्र कर दिया, पुरानी पेंशन बहाल करने का जिक्र कर दिया और अटल बिहारी जी से बंद किए थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अटल बिहारी जी ने बंद किया तो भाजपा इसे चालू नहीं करेगी, इतना आप जान लीजिए। पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करेगी, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि एनपीएस उतनी अच्छी नहीं है जितनी पुरानी पेंशन है। और जो इस तरह की बातें की जा रही, इस तरह के खबरें आपको समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल रहे हैं कि आपके दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है। आप लोग अगर कर्मचारी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं या युवा है इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पुरानी पेंशन अच्छी है या नई पेंशन अच्छी है। आपको किस पर विश्वास है, वर्तमान सरकार पर विश्वास है या पुरानी सरकार पर विश्वास है जिन्होंने वादा किया है कि ओपीएस को हम बहाल करेंगे। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर इस खबर को आपको पूरा पढ़ना है तो आप अमर उजाला के समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं।
तो इसी प्रकार की अथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेजेंट के वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।